परवेज इलाही साहब के घर जो पुलिस का छापा है, क्या ये हुकूमत की जानिब से कोई पैगाम है कि मुज़ाकरात की मेज़ पर तो चले ठीक है हम बैठ के, लेकिन इलेक्शंस हम तभी करवाएंगे जब हम लोग कह चुके हैं कि मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात होंगे? क्या ये हुकूमत की जानिब से कोई मैसेज है? प्रोग्राम के सिलसिले में इसको डिस्कस करेंगे। फिर ये क्या अब दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक तो मुज़ाकरात कामयाब होंगे, मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो बज़ाहिर ये है कि गवर्नमेंट को दो कदम पीछे आना पड़ेगा, तहरीक इंसाफ को दो कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो मुल्क के लिए तो बहुत बेहतर है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है पंजाब में इंतखाबात को लेकर 14 मई का, ऐसी सूरत में वो फैसला कहाँ पर स्टैंड करेगा? दूसरा ये कि मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं, मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में फिर मुल्क का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? प्रोग्राम के सिलसिले में इसको भी डिस्कस करेंगे और इसके लिए खुसूसी तौर पर मुझे टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जुल्फ़िकार अली बदर साहब ने, तर्जुमान चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के। जुल्फ़िकार भी थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है? खैरियत से आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक है। आपको गुज़िश्ता ईद मुबारक। खैर मुबारक जी, आपको भी गुज़िश्ता ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। जुल्फ़िकार भी सबसे पहले बताइएगा, ये जो परवेज़ इलाही साहब के घर कल पुलिस का छापा है, ये इसको आप एज ए पॉलिटिकल वर्कर कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आपकी फैमिली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो पॉलिटिकल वर्कर और मतलब पॉलिटिशियंस के साथ इस तरह की चीज़ों को कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती। आप कल की कार्रवाई को स्पेसिफिकली कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हैदर साहब, आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। क्योंकि ये बात का बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि एज ए पॉलिटिकल वर्कर इसको हम कैसे देखते हैं। क्योंकि इसके अंदर इसके दो पहलू हैं, इसके पर्सपेक्टिव है, मैं दोनों को आपके सामने रखता हूँ। पहला पहलू ये है कि अगर पुलिस ने बगैर किसी वारंट के, बगैर किसी सर्च वारंट के, बगैर किसी अरेस्ट वारंट के परवेज इलाही साहब के घर पे ये जाके रेड की है और इस तरह करके विक्टिमाइजेशन, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करने की कोशिश की है, तो मैं समझता हूँ कि ये ज्यादती वाला मामला है, ये नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल ठीक है। और दूसरी तरफ अगर परवेज इलाही साहब ने बेल नहीं करवाई हुई थी और पुलिस आई है और वो ड्यू प्रोसेस सर्च वारंट और रेड के साथ आई है, तो परवेज इलाही साहब को, अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को, अपने काम करने वालों को, अपने घर के एसेट्स को इम्तिहान में डाल के नुकसान नहीं करवाना चाहिए था। उनको सिक्योरिटी एजेंसीज या एंटी करप्शन के जो भी सिक्योरिटी इदारे हैं उनको अपने आप को उनके हवाले करना चाहिए था, क्योंकि अगर उनके पास हुआ है। अब ये दो इसके पहलू हैं, तो मैंने दोनों पहलुओं को कर दिया। और इस सारे तनाजर के अंदर अगर परवेज इलाही साहब ने बेल करवाई हुई थी तो वो बेल को उनको चाहिए था कि बेल के कागज को सर्टिफाइड कॉपी घर में रखते। उनके पास जाहिर बात है चीफ मिनिस्टर है, इतनी बड़ी टीम है, तो वो एक बेल का कागज उनको पकड़ा देते। जो लोग भी आए थे तो उनको कह देते कि इस मुकदमे में बेल हुई है। और अगर वो किसी और मुकदमे में आए हैं और सर्च वारंट लेके, सर्च वारंट के साथ, अरेस्ट वारंट के साथ आए, तो वो फिर इनको रेजिस्ट नहीं करना चाहिए था, उनको आने देना चाहिए था। तो ये इसके अंदर इबाम है, इट इज अ मैटर ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन के असल हकीकत क्या थी। यानी इसमें दिखाई है, इसमें फेडरल गवर्नमेंट किसी तरह इन्वॉल्व नहीं है। ये अगर कुछ हुआ है, फेडरल गवर्नमेंट अगर इन्वॉल्व होती, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट की अगर पंजाब में गवर्नमेंट होती तो फेडरल गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली इन्वॉल्व होना था। क्योंकि इस टाइम पे कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है और इस टाइम पे केयर टेकर गवर्नमेंट है। और ये जो एक्ट हुआ है ये पंजाब की केयर टेकर गवर्नमेंट के बेहस पे हुआ है, तो लिहाजा ये पंजाब की केयर टेकर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो इसका जवाब दे। वैसे जुल्फ़िकार भाई प्रैक्टिकली स्पीकिंग और मुल्की हालात को सामने रखते हुए ख़ास तौर पे आपको लगता है कि बगैर फेडरल गवर्नमेंट की इमा के पंजाब में जो केयर टेकर सेटअप है वो इतना बड़ा कदम उठा सकता है कि साबिक वज़ीर आला के घर पे छापा पड़ जाए और फिर इस तरह के बख्तरबंद गाड़ियों से दरवाजे तोड़े जाएं, अंदर तोड़ फोड़ की जाए और मनाजिर ऐसे दिखाए जाए कि जिस तरह परवेज इलाही साहब नहीं, वहाँ पर कोई कलर तंजीम का कोई दहशतगर्द बैठा हुआ जिसको गिरफ्तार करने पुलिस पहुंची? देखिए, अगर फेडरल गवर्नमेंट ने ऐसा कोई मामला करना होता ना, तो फेडरल गवर्नमेंट इतना वेट ना करती, वो FIA से ये मामला करवाती और वो उनके पास और फेडरल बहुत सारी एजेंसीज है कि वो मामला करती।
अजय परवेज लाई साहब के बेटे के ऊपर भी FIA का ही मुकदमा बना था, फेडरल जी गवर्नमेंट जी जी ने वहीं से वो सारा इनिशिएट किया था। जो भी केस था, सच्चा था झूठा था, वो बात की बात है। बिल्कुल ठीक। लेकिन ये केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है, जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसके ऊपर सुपरवाइज करता है और चीजें करती है। और चीफ मिनिस्टर केयर टेकर है, तो जाहिर बात है उन्होंने इस चीज का फैसला करना। उनका डायरेक्ट एज सच वो प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शन नहीं ले सकते। हाँ, बात चीजों में कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन प्रोविंशियल गवर्नमेंट जरूर कर सकती है, लेकिन डायरेक्ट उसकी ईमा के ऊपर नहीं आ सकती। ठीक। अच्छा, थोड़ी सी बात मुज़ाकरात की कर लें जुल्फ़िकार भाई। अभी सो फार तो 2 राउंड्स हो गए मुज़ाकरात के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, और कोई डेडलॉक नहीं है, लागिया राय की चीज़ें स्मूथली आगे चल रही हैं। ट्यूसडे को फाइनल राउंड कहा जा रहा है कि फाइनल राउंड है, ट्यूसडे को कोई बड़ी खबर सामने आ सकती है। मुमकिना तौर पर आपके ख्याल में पहले वो बड़ी खबर क्या है, फिर जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको भी डिस्कस करते हैं, लेकिन आपके ख्याल में सो फार जो 2 राउंड्स हैं इनके बाद ट्यूसडे को क्या हो सकता है? देखिए, ये जो मुज़ाकरात का दौर है और सारी मामला चीजें चल रही हैं, ये बड़ी अच्छी है। आप देखेंगे इसमें हमें वी मस्ट एप्रिशिएट बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि जिन्होंने ये सारी अनकंडीशनल और एक मुज़ाकरात का माहौल बनाया। तो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप हमेशा रिकंसिलिएशन के ऊपर बातचीत करती है और समझती है कि मुकालमे के जरिए, डायलॉग के जरिए पॉलिटिकल फोर्सेज और स्टेक होल्डर्स को मिलके सियासी मामला को हल करना चाहिए। और ये बिलावल साहब की काविशों के साथ ये सारा मामला हुआ। अब देखें कि इमरान खान साहब को क्या इसकी जरूरत पड़ गई, जो हमेशा कहते थे कि जी मैं कभी हुकूमत में बैठे हुए लोगों से बातचीत नहीं करूंगा। पर आप देखेंगे खान साहब ने भी इसमें अपने रवैये में लचक लेके आए हैं और अपने नुमाइंदों को वहां पे बिठाया है और वो बातचीत कर रहे हैं। पहले जो भी दो उनके गुजरे हैं, 2 डायलॉग्स के दौर, उसमें तो मुतद्दा पेशरफ सी हुई है। लेकिन अब जो अगला दौर है उसके अंदर चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी, क्योंकि कोई ना कोई इन लोगों ने बैठ के सियासी बातचीत करके उस सियासी मामले का हल निकालना है। क्योंकि मुल्क को इस टाइम पे सियासी इस्तेकाम और मुआशी इस्तेकाम की जरूरत है। और जब तक ये मुल्क में नहीं आएगा, इलेक्शन चाहे किसी का भी करवा ले, कोई भी जीत के आ जाए, कोई जो जीतने वाली पार्टी होगी वो खुश होगी, हारने वाली पार्टी नतीजे एक्सेप्ट नहीं करेगी और मुल्क आपका सियासी और मुआशी अदम इस्तेकाम का मुतामिल नहीं रहेगा। तो लिहाजा ये बातचीत के जरिए आप आज की डेट में मामला को कर लेते हैं तो अगला लाइन ऑफ एक्शन आपके पास होगा, अगला एक्शन प्लान होगा और आप बड़ी खुशनूबी के साथ चीजों को आगे लेके चल सकते हैं। और इस पे मैं समझता हूँ ये जो ट्यूसडे को मामला है, मुझे ये लगता है कि शायद ट्यूसडे से भी आगे 1-2 दफा 2 राउंड और भी हो। और इसमें बात नहीं, क्योंकि जब आपने मसले का हल निकालना होता है तो आपको अपने साथियों से अच्छा वैसे जो मसले के हुकूमती जो लोग हैं उन्होंने अपने सियासी साथियों को आके ब्रीफ करना है, उनको एतमाद में लेना है और फिर वापस जाके उनको बताना है कि ये चीज डूएबल है और ये नहीं। अच्छा, वैसे जुल्फ़िकार अली बदर साहब, आप समझते हैं कि जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने नो डाउट PDM की बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनको कन्विंस करने में बड़ा रोल प्ले किया है, वो खुद मौलाना फजल रहमान साहब के पास भी गए और उनको कन्विंस किया कि वो मुज़ाकरात के लिए रजामंद हों। इन केस ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि जी आप कोई 2 कदम पीछे हटें और अगस्त में या सितंबर के फर्स्ट वीक के अंदर इंतखाबात के हवाले से किसी एक तारीख का तयन कर दिया जाए, तो उसमें फिर डेफिनेटली अगर हम अगस्त में जाते हैं तो जून के अंदर अगर असम्बलीज डिसॉल्व होंगी तो ही पॉसिबली अगस्त में इलेक्शंस हो सकते हैं। आप समझते हैं कि ऐसी पॉसिबिलिटी के ऊपर कोई काम हो सकता है? क्योंकि इस वक्त अगर हुकूमती जमातों में बात करें तो सबसे कंफर्टेबल पोजीशन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और अभी हम मुस्लिम लीग नवाज का वजन भी ले रहे थे तो वो भी कह रहे थे कि लागिया राय के जो अगला सेटअप है वो भी इसी तरह का सेटअप होगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं होगी तो पॉसिबली यही जो पार्टीज हैं यही मिलकर गवर्नमेंट बनाएंगी और शायद वज़ीर-ए-आज़म पीपल्स पार्टी से भी आ सकता है। आपको लगता है कि इन तमाम हालात को सामने रखते हुए पीपल्स पार्टी हत्तल इम्कान कोशिश करेगी कि इंतखाबात
वो बेशक अगस्त में हो जाए या सितंबर के फर्स्ट वीक में हो जाए और इसके लिए वो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को कन्विंस भी करने में कामयाब हो जाए? देखिए, मैं ये जाती तौर पे समझता हूँ, पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है वो हमेशा लचक और रवादारी की सियासत पे यकीन रखती है। और अगर तमाम जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, अगर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बैठ के ये समझ लें कि अगर इलेक्शन जो है वो अक्टूबर की बजाय 1 महीना पहले करवाने हैं या थोड़ा अर्सा पहले करवाने हैं, तो पीपल्स पार्टी को उसमें कोई इतराज नहीं होगा। वो उसमें सोच विचार किया जा सकेगा और वो अपने साथियों के साथ बैठ के तो ऐसा दरमियाना हल निकालने के लिए सोच विचार कर सकती है और कोई ना कोई लचक का रवैया शो किया जा सकता है। इसमें पीपल्स पार्टी को लचक दिखाने के लिए कोई इतराज ना होगा और इसमें बिल्कुल कोई दरमियानी रास्ता अगर ये गुफ्तगू के दौरान निकल आए तो बहुत अच्छी बात होगी। और आखिर में जुल्फकार भी ये बताएगा, इन केस नहीं कोई दरमियानी रास्ता निकलता, कोई कंसेंसस डेवलप नहीं कर पाती है दोनों वफूद जो है गवर्नमेंट का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ये नहीं कोई किसी म्यूचुअल पॉइंट के ऊपर अग्री नहीं होते, फिर मुल्क का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? फिर किसी तीसरे फरीक के लिए कोई रास्ता हमवार हो सकता है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टी, स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट, सबको ये चाहिए कि इन मुज़ाकरात को कामयाबी के लिए दुआ करें, क्योंकि ये जो मुज़ाकरात हैं ये कामयाब होंगे तो मुल्क जो है वो सियासी और मुआशरी इस्तेहकाम का मुतम्मिन हो सकेगा। अदरवाइज ये जो रोज का चूचू की लड़ाई है और मामला चल रहा है कि मैं ना मानूं, तो ये रवैयों को, सियासी जिद को छोड़ना पड़ेगा और कोई मुज़ाकरात के अंदर दरमियानी रास्ता निकालना पड़ेगा। मुज़ाकरात नाकाम होने की सूरत में भी मैं समझता हूँ दोबारा ही मुज़ाकरात स्टार्ट करने पड़ेंगे। मुज़ाकरात का दरवाजा बंद करने से और मुज़ाकरात की नाकामी को इस तरह समझ लेना कि आइंदा आपको अब मामला अच्छा हल नहीं है, तो मैं तीसरी कोई कुव्वत नहीं देख रहा। ठीक है, मैं यही समझता हूँ कि दोबारा ही मुज़ाकरात होंगे और फिर कोई ना कोई उसका हल निकलेगा। आखिर में ये बताइएगा कि शंघाई ताउन तंजीम का इजलास है भारत में और पहली इत्तलात थी कि फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उस इजलास में शिरकत के लिए भारत जाएंगे। फिर कश्मीर में जो एक वाक़या हुआ जिसको अब कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से भी चीज़ें सामने आ रही हैं कि भारत मुमकिन तौर पर कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है ताकि पाकिस्तान की इमेज को मेलाइन करे भारत, जो उसकी रवायती आदत है। इस सारे एपिसोड के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो जाने का फैसला है भारत, वो अभी भी है या ये कैंसिल हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया हुआ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 4 मई को इंडिया जाएंगे, गोवा शंघाई ताउन तंजीम की इजलास में शिरकत करेंगे और 5 तारीख को सुबह वो जो फॉर्मल उसकी मीटिंग है उसको अटेंड करके 5 की शाम को ही वापस आ जाएंगे। तो इसमें तो कोई, मुझे नहीं लग रहा कोई लास्ट मिनट पे कोई चेंज आ जाए, आई डोंट नो, लेकिन अब तक तो बिल्कुल प्लान है। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये समझते हैं और उनका ये मानना है कि रीजनल जितने भी फोरम्स हैं उसके अंदर पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन और पाकिस्तान की जो एक इम्पोर्टेंस है उसको मनवाने के लिए उसके अंदर पाकिस्तान की प्रेजेंस का होना जरूरी है। और एज ए वजीर खारजा आप देखें, उन्होंने जितने ममालिक के साथ बायलैटरल रिलेशन थे या मल्टीलैटरल थे या रीजनल कनेक्टिविटी थी या कोई इकोनॉमिक या पीपल टू पीपल कोऑपरेशन था, उस सब का जो है उन्होंने एक सिलसिला डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट चलाई, बढ़ाई और अभी तक कायम रखे हुए हैं। इसी वजह से सारी दुनिया की जो आंखें हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के इंडिया जाने पे है। इंडिया उसको होस्ट कर रहा है और बिल्कुल जाना चाहिए। आपके मुल्कों के साथ इख्तिलाफात होते हैं, पर हमारे हमसाया ममालिक के साथ बहुत सारे हमसाया ममालिक है, लेकिन हमें हमसाया ममालिक के साथ बेहतर करने के ख्वाह और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इसी सोच के हामिल है कि हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात होने चाहिए और ताल्लुकात को बेहतर होना चाहिए, बिल्कुल, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कश्मीर इशू एंड एट द कॉस्ट ऑफ कश्मीरी ब्रदरहुड। कश्मीर के अंदर जो ज्यादतियां हो रही है
उसको हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, उसके ऊपर कोई ऐसी चीज नहीं चलेगी कि उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज किया जाए। बिल्कुल। देखिए बिलावल साहब का जो उधर जाना है वो शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में जाके इंडिया को ये मैसेज देना है कि हम आपकी सरजमीन पे आए हैं और मल्टीलेटरल और रीजनल कनेक्टिविटी के हवाले से करेंगे, क्योंकि ये शंघाई ताउन तंजीम और इस तरह की तमाम तंजीमों के ऊपर एक और भी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इन फोरम्स पे जाके आप बायलैटरल इश्यूज को डिस्कस नहीं करते। लेकिन आप देखें कि जब वो यहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे अपनी साइडलाइन में मुख्तलिफ मुल्कों के वजीर खारजा को मिलेंगे और इसमें से कोई ना कोई मुस्बत चीज आएगी। फिर वहाँ पे मीडिया या किसी न किसी इंडियन बंदे के साथ जो इंटरेक्शन होगा उसके अंदर कश्मीर और पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन और कश्मीर के अंदर जो इंडिया ने किया वो इंडिया का पूरा तो नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी का डिसीजन था, बीजेपी का डिसीजन था। तो वो एक पार्टी जो रूलिंग पार्टी है उसने ये इकदाम किया जो कि काबिले कदर नजर से नहीं देखा जाता। पाकिस्तान तो स्ट्रांगली कंडेम करता है। बिल्कुल। तो देखिए कि जब वहां पे उनकी सरजमीन पे जाके इस इशू को रेज किया जाएगा इंडिया मीडिया के अंदर और पाकिस्तान का वजीर खारजा जो भारत की सरजमीन पे आके इंडिया को ही आंखें दिखा रहा है, एक बहादुर वाइब्रेंट, एक जोशो खरोश वाला पढ़ा लिखा नौजवान वजीर खारजा जो इंडिया की, भारत की और उसकी आंखों में आंखें डाल के ये गुफ्तगू कर रहा है, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान का कदकाट और बिलावल साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा इस सारे मामले के अंदर। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार अली बदर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और तर्जुमान बिलावल भुट्टो ज़रदारी जुल्फ़िकार अली बदर साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए हैदर याद खान और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।